Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So today topic is supply chain coordination. सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन के बारे में समझने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए सप्लाई चेन क्या होता है। तो इसका हमने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया है जो कि आई होप सो आप सभी ने देखा होगा। अगर जिसने नहीं देखा तो वो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, जहाँ पे हमने बात की थी सप्लाई क्या होता है, सप्लाई चेन क्या होती है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। इसका हमने डिटेल से एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और जो भी अपडेट आते रहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको मिलते रहे। तो आज हम बात करेंगे सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे कि सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन क्या होता है। अगर बेसिकली बात करते हैं सप्लाई चेन की, सो सप्लाई चेन होता है रॉ मटेरियल से लेके, यानी कि जब रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है सप्लायर से और एंड कंज्यूमर तक जब प्रोडक्ट को पहुंचाया जा रहा है या एंड यूज़र आप लगा सकते हो, वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है आपकी सप्लाई चेन के अंदर। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आपस में मिलके काम करना या फिर मैनेज किस तरीके से करते हो। सो एक आप थोड़ी डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, जो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ से हम कंसेप्ट की क्लियरिटी कर लेंगे। सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द फ्लो ऑफ goods and services from सप्लायर टू कस्टमर। यही हमने बात अभी की है कि सप्लायर टू कस्टमर तक की जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन हम उसी को बोलते हैं। जब सारी एक्टिविटी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड मैनेज की जाती है देन इट इज़ कॉल्ड अ सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन। एंड जो हमारी जो सप्लाई चेन होगी वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से प्रोसेस होती है। देखिए सबसे पहले आता है आपका मैन्युफैक्चरर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, देन रिटेलर एंड आफ्टर दैट कंज्यूमर। अब ये जो साइकिल जो चल रही है, देखिए यहाँ से मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है और उनको मैनेज करने का काम किया जाता है। मैनेज तो होगा लाइक मैन्युफैक्चर से डिस्ट्रीब्यूटर की भी एक्टिविटीज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर की भी, होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर से कस्टमर तक की। उन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना ही आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है। आइए अब आगे हम पढ़ते हैं। होप सो आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए बेसिकली हम बात करेंगे सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव इफ ऑल स्टेजेस चेन टेक एक्शन, यानी कि जब जो भी सारी स्टेजेस हमने पढ़ी है अगर वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का या सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन का। अब इसके अंदर हम प्रॉपर फ्लो में लेके आने के लिए या सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन पॉसिबल कब होता है, जहाँ पर प्रॉपर इंटीग्रेशन से काम हो रहा है। कि किन किन का इंटीग्रेशन, फिजिकल फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फाइनेंशियल फ्लो। 3 टर्म आपको लर्न करनी है क्योंकि 3 टर्म इसके अंदर बेसिक है। अगर कोऑर्डिनेशन की जहाँ पे बात करेंगे वहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकृत होके। फिजिकल फ्लो होना चाहिए। अब पढ़ते हैं कि फिजिकल फ्लो क्या होता है। फिजिकल फ्लो का मतलब हुआ जो भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको किया गया है वो वही गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाना कंज्यूमर तक, वो होता है आपका फिजिकल फ्लो। एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्डर मैनेजमेंट विद डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोऑर्डिनेट करना, मैन्युफैक्चर के साथ एंड प्रोक्यूरमेंट फंक्शन। देन आता है इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरीके से होगा कि आप टाइमली डिलीवरी कर रहे हो, जब भी जो भी सामान कंज्यूमर ने ऑर्डर किया है वही आप सामान उसको डिलीवर कर रहे हो, टाइमली आप डिलीवरी दे रहे हो, वो आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन फ्लो के अंदर। देन बात करते हैं फाइनेंशियल फ्लो। अब ये तो नहीं है ना कि बिना फाइनेंस तो आप रन ही नहीं कर सकते। ओके, सो फाइनेंशियल की आपको रिक्वायरमेंट होती है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसकी कंज्यूमर जो है वो प्रॉपर टाइम पे पेमेंट करे।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेनेवर देयर इज फेलियर इन सिस्टम एज फेलियर टू कैप्चर इंफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए आप फेलियर हो जाते हो, कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली तो, और शॉर्टेज ऑफ मनी, मनी नहीं मिला है, फाइनेंशियल ऑब्स्टैकल, कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, तो आपका प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है फिजिकल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल फ्लो के अंदर, जो कि बिजनेस के लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो हमारे लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकल फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फाइनेंशियल फ्लो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए। देन बात करेंगे हम टू मीट दी चैलेंजेस वेल फॉर इंटीग्रेशन दीज फ्लो सप्लाई चेन मेंबर वर्क टुगेदर, यानी कि इन फ्लो जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तीनों फ्लो हम पढ़ के आए हैं, ये क्या होता है, एक चैलेंजेस काम होता है, बट इसके लिए आप अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हो, इंटीग्रेशन से आप काम करते हो, एकीकृत होकर काम करते हो, कॉमन इंटरेस्ट से काम करते हो, तो कोऑर्डिनेशन बना रहता है एक दूसरे के साथ। और अगर कोऑर्डिनेशन बना रहता है तो आपका बिजनेस भी ग्रो होता है और आप प्रॉफिटेबल भी रहते हो। कोऑर्डिनेशन इज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट फैक्टर इन विच डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी कि बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, मैनेज करके रखना ही आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और यही एक प्रॉपर सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन भी हम इसको बोलेंगे कि जो सारी एक्टिविटीज को मैनेज करके रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर हम कंसेप्ट पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब अगर बात करेंगे इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, सो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत। ओके, तो मैंने जो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सप्लाई चेन किस तरीके से चलती है वो मैंने क्या क्या बताया था। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया मैन्युफैक्चरर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। यही बताइए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हम जो पढ़ के आए हैं, सप्लाई चेन में हमारी यही प्रोसेस रही है। अब इंटीग्रेटेड का मतलब होता है अगर ये सभी जो है वो एकीकृत होके काम करते हैं, या कॉमनली ये सभी अपना अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखाते हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर सभी मिलके आपस में जब ये काम कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करके कॉमन इंटरेस्ट के साथ और प्रॉफिट के लिए, यानी कि अगर सभी मिलके काम करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आइए हम आगे कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर। देखिए, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन डिफाइन करता है एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर, यानी कि एसोसिएशन ऑफ कस्टमर, सप्लायर who the management technique to optimum their collective performance in creation, distribution, support the product, यानी कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग आप लगा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग लगा सकते हो, जहाँ पर हेल्प की जा रही है हर एक स्टेज पे, डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेज पर भी, होलसेलर पर के स्टेज पर भी, रिटेलर के स्टेज पर भी और कंज्यूमर के स्टेज पर भी। जब कोलेक्टिवली होके कोई काम किया जाता है, एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, वो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम बोलेंगे। सप्लाई चेन के अंदर इंक्लूड हो जाता है, सप्लायर इंक्लूड होगा आपका, फैक्ट्रीज, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर, रिटेलर्स, जहां से रॉ मटेरियल एक्वायर किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है एंड कंज्यूमर को डिलीवर किया जाता है प्रोडक्ट की फॉर्म में। यानी कि इसके अंदर जो भी पार्टीज हम पढ़ के आए हैं उन सभी पार्टीज का बेनिफिट होता है। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन रिकॉग्नाइज ऑल पार्टीज बेनिफिट, यही मैंने आपको बताया, सभी पार्टीज का बेनिफिट होता है, रिलेशनशिप सस्टेन रहता है, लॉन्ग टर्म तक आप काम कर पाते हो, प्रॉफिटेबिलिटी में आप काम कर पाते हो। ओके, कोई भी रिस्क का ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि आप सभी मिलजुल के काम कर रहे हो, सभी आप आपस में कोऑर्डिनेशन करके आप काम कर रहे हो। पार्टनर्स अवेयर की एक्टिविटीज टू ऑल लेवल इन द चेन, यानी कि आपस में उनको इंफॉर्मेशन रहती है। अब कंज्यूमर से लेके मैन्युफैक्चरर तक आपको सारी इंफॉर्मेशन रहेगी अगर आप आपस में मिलके काम कर रहे हो तो। सो सप्लाई चेन फंक्शन मस्ट ऑपरेट एंड इंटीग्रेटेड मैनर, एकीकृत होके काम किया जाता है, जहां पर आप अपने गोल को अचीव भी कर पाते हो हाई प्रॉफिट के साथ, रिड्यूस रिस्क इन ऑल पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनका रिस्क जो है वो रिड्यूस होता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेडिशनल अनमैनेज
अनमैनेज सप्लाई चेन करेक्टरिस्टिक कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे, देखिए आप। एडवर्सली रिलेशनशिप बिटवीन, 1 मिनट, देखिए एडवर्सली रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर इंक्लूडिंग विन लॉस नेगोशिएशन। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में ट्रेडिशनल टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे एडवर्सली रिलेशनशिप होता था कस्टमर में और सप्लायर में। स्लाइटली रिगार्डिंग द शेयरिंग बेनिफिट रिस्क, बहुत कम रहता था रिस्क बेनिफिट शेयरिंग। शॉर्ट टर्म फोकस किया जाता था, लॉन्ग टर्म नहीं किया जाता था। बट अगर आज की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे बात करते हैं ताकि कस्टमर जो है वो हमारे साथ बना रहे। अब कस्टमर ये तो नहीं है ना कि एक बार सामान परचेज कर ले दोबारा से उसको नीड ही नहीं होगी, उसके साथ रिलेशनशिप इस तरीके से बना के रखने चाहिए कि इन फ्यूचर में भी अगर उसको कोई भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़े तो वो आपके पास ही आए उसी सर्विसेज को लेने के लिए। प्राइमरी एम्फेसाइज ऑन कॉस्ट एंड डिलीवर विद लिटिल कंसर्न फॉर बेनिफिट, यानी कि जो उसका ज़्यादा फोकस रहता था वो रहता था कॉस्ट पे एंड डिलीवर करने पे कुछ शॉर्ट टाइम के बेनिफिट के लिए। लिमिटेड कम्युनिकेशन कर पाते थे एंड लेस इंटरेक्शन होता था, पार्टिसिपेशन ऑफ सप्लाई चेन। बट आज के टाइम में ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए फिर, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन इज कॉन्टिन्यू प्रोसेस। ये आपकी कॉन्टिन्यू प्रोसेस है जहां पर ऑप्टिमम लेवल पे काम किया जाता है सभी के बेनिफिट के लिए। कस्टमर एंड सप्लायर वर्क टुगेदर, यानी कि आपस में मिलजुल के काम करते हैं, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं और सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट अ टोटल कॉस्ट अप्रोच। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं, टोटल कॉस्ट अप्रोच के बारे में। टोटल कॉस्ट कंसेप्ट की अगर बात करते हैं सो अगर हम लॉजिस्टिक प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो हमें कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी। लॉजिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग कि जो भी मटेरियल आपने बनाया है उसको कंज्यूमर तक तो पहुंचाना है। अगर कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कितनी कॉस्ट बियर अप करनी पड़ेगी वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेल्प करता है आपके जो टोटल कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए कि आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो कॉस्ट को। जैसे कि सप्लाई चेन में एज ए पैकिंग आ जाएगा, फॉरवर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेस्टेज हैंडलिंग, स्टोरिंग एटसेट्रा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो यही रहता है कि किस तरीके से आप लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, कौन सी एक्टिविटीज़ को इलिमिनेट कर सकते हो जिससे कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो और आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। Total cost concept recognize that optimum cost in the area function may not lead optimum total system cost. This concept cover aspects of support and organization and customer service objective, यानी कि आप ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही कम कॉस्ट कर दो जहाँ से आप कस्टमर को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं पहुँचा पाओ, इतना भी नहीं होना चाहिए। बट इस तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए और कस्टमर भी हमसे सेटिस्फाई रहे। टोटल कॉस्ट एनालाइज असेंशियल इन डेवलपमेंट ऑफ। टोटल कॉस्ट का जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं या टोटल कॉस्ट का एनालाइज करेंगे वो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए लॉजिस्टिक फंक्शंस को। कौन कौन सी कॉस्ट होती है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपकी टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वेरियस कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक फंक्शन। इन्वेंट्री कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। ये ना कॉस्ट आपको पता होना चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या फंक्शंस इंक्लूड होते हैं वो पता होना चाहिए ताकि आप अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सको। नंबर 3 स्टोरेज या वेयर हाउसिंग कॉस्ट, मटीरियल हैंडलिंग, प्रोटेक्टिव पैकिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेस कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशन फ्लो कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस कॉस्ट, प्रोडक्शन लॉट, क्वालिटी कॉस्ट। ये सब कॉस्ट जो हमने पढ़ी है ये आपकी लॉजिस्टिक फंक्शन का पार्ट होती है। अब बात करेंगे टोटल कॉस्ट जो हमारी स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होती है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, किस किस का अफेक्ट पड़ता है जब हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। प्राइस के अंदर प्राइस किस तरीके से हम सेट करेंगे, नंबर ऑफ सप्लायर और हमने जो भी रॉ मटेरियल
परचेज किया है, बाय किया है, डोमेस्टिक लेवल पे किया है या फिर इंपोर्ट किया है गुड्स को, प्रोडक्ट्स को, या फिर दोनों वे से किया है। टर्म एंड कंडीशन ऑफ बाइंग की क्या रहेगी, मोड ऑफ बाइंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, किस मोड से हमने बाय किया है। मोड के बारे में, मोड ऑफ बाइंडिंग द प्रोडक्ट के बारे में हम सेपरेट एक टॉपिक के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। स्पेशलाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिकेशन ऑफ देयर एक्यूरेसी, रैशनलाइजेशन ऑफ वैरायटी एंड सब वैरायटी ऑफ अ प्रोडक्ट। लॉजिस्टिक के अंदर डायरेक्ट शिपमेंट है मटेरियल की, वेयर हाउसिंग, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन करना जो भी गुड्स आपको रिसीव हुई है, कैरिंग कॉस्ट, वे ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्रीज। इन सब फैक्टर को कंसीडर किया जाता है एट द टाइम ऑफ द कॉस्ट। यूजेस के अंदर हाउ वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन, हाउ वी मैनेज वेस्टेज और रिसाइकिल द प्रोडक्ट्स। इस कंसेप्ट के अंदर ज़्यादा फोकस किया गया है कॉस्ट रिडक्शन कि हम किस तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली इसी बात पे ज़्यादा फोकस किया गया है और इसी बात पे हर कोई ऑर्गेनाइजेशन वो फोकस करता है कि हम किस तरीके से कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अब अगर हम कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं लॉजिस्टिक के अंदर तो अगर हम एक को डिक्रीज करते हैं तो उसी तरीके से दूसरी क्या हो जाती है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। किस तरीके से इंक्रीज हो जाती है, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, मान लीजिए आपने बल्क के अंदर प्रोडक्ट ले लिया, हैवी डिस्काउंट पे आपने ले लिया, बट दूसरी तरफ अगर बात करोगे, अगर आप वो बल्क में सामान ले आए, ज़्यादा क्वांटिटी का सामान ले आए, उसको आपको वेयर हाउसिंग में लगाना पड़ेगा। अब वेयर हाउसिंग में लगाना पड़ेगा तो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट आपकी लग गई, तो वहाँ पे वो क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। वो आपने कॉस्ट, अगर आप एक एक्टिविटी की कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो तो उसी की टुवर्ड दूसरी एक्टिविटीज़ की कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए इफेक्टिव मैनेजमेंट करना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि किसमें हमारा ज़्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है हाउ टू रिड्यूस सप्लाई चेन। 1 मिनट। नेक्स्ट है हाउ टू रिड्यूस सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक कॉस्ट। किस तरीके से हम सप्लाई चेन की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। यूज अल्टरनेट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमें अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट हमें ट्रांसपोर्टेशन को सेलेक्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा जो सामान है वो कम क्वांटिटी का है और हमने बाय एयर हमने सामान को डिलीवर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट हमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बजट। एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट शिपमेंट। देखिए, अगर हमारे पास कोई स्मॉल क्वांटिटी के अंदर गुड्स है या फिर वेट लेस देन ट्रक लोड है, शिपमेंट इज अ बेस्ट ऑप्शन। एंड अगर हम बात करते हैं अगर ज़्यादा है तो उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए और हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो रहेंगे। तो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, डिफरेंट कंज्यूमर के लिए डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अडॉप्ट करना चाहिए। देन हम थर्ड वन की बात करते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के अंदर आएगा आपका कि जो भी प्रोडक्ट या कस्टमर को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हम सही प्रॉपर तरीके से करवाएं, सही हम टाइमली अवेलेबल करवा सके कोई भी प्रोडक्ट है। और कस्टमर को, मेन बात है यहाँ पे कि कस्टमर को इन्फॉर्म करें हम। ये नहीं है कि हमें वहाँ पे वेयर हाउसिंग लेना पड़े और वहाँ से हमारी कॉस्ट ज़्यादा आए, वहाँ पे रखना पड़े, फिर कस्टमर आए फिर परचेज करके लेके जाए, ऐसा नहीं है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के से भी हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकती है। देन टू चेक सेल्फ इंश्योरेंस पॉलिसी। सेल्फ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्या आएगा आपका, सेल्फ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं कि कंपनी जो है अगर वो सेपरेटली अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती है। सेल्फ इंश्योर्ड का मतलब होता है कुछ पैसा वो अपनी फर्म में बचा के रखती है ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए या तब जब भी कोई हैवी लॉस हो तो वो उसको बियर अप कर सके। नेक्स्ट, फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द अनसर्टेनली ऑफ ट्रांजिट टाइम, यानी कि कोई भी ऐसा टाइमिंग सेट नहीं करना आपको अनसर्टेनली, जहां उसको आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है, जिससे कि आपका जो मटेरियल है वो वेस्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका विद इन अ टाइम आप प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सको और विद इन अ टाइम ही आपका जो प्रोडक्ट है वो लिया जा सके। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक कॉम्प्लायंस प्रोसेस, यानी कि जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आप उसको फॉलो कीजिए और आप इस तरीके से सामान को पहुंचाइए कस्टमर के पास ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव हो। नेक्स्ट,
मिनिमाइजिंग यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव शिपिंग ऑप्शन, जो आपका एक्सपेंसिव शिपिंग ऑप्शन होता है उसको मिनिमाइज करना, यानी कि आपको ज़्यादा कॉस्टली जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको अडॉप्ट नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द बजट ही आपको ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या रहेगा आपका, बाय रेल रहेगा, बाय एयर रहेगा, बाय वाटर रहेगा, तो वो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ही आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी कॉस्ट कम आए। देन कंसीडर वेयर हाउसिंग सर्विसेज। अगर आप कंसीडर करते हो वेयर हाउसिंग सर्विसेज, देखिए यहाँ पे बताया गया है टू वेयर हाउस गुड्स क्लोजर टू यूर कस्टमर एंड रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि वहाँ की वेयर हाउसिंग आप सर्विसेज लीजिए जहाँ से कस्टमर आपके नियर बाई हो या फिर ज़्यादा आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना लगे। सो बेनिफिट की अगर बात करते हैं, ऑल कॉस्ट रिडक्शन के लिए होते हैं। फर्म मूव क्लोजर टू इफिशिएंसी थ्रू द बेटर फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग प्लानिंग, शेड्यूलिंग, इस तरीके से हम हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमने किया है आज के लेक्चर के अंदर। सो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। और कोर्स के अंदर जिन्होंने इनरोल नहीं करवा रखा वो कोर्स के अंदर इनरोल कर लीजिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू एवरीवन।